मुजाहिद आपको खुशामदीद करता है। बिल आखिर महीनों की मुतालबे के बावजूद और अदालतों से रुजू करने के बावजूद छोटी बड़ी कल यानी फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर सफदर ने मुलाकात की और उसके बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ख़ास तौर पर आँख की सूरत हाल क्या है। बैरिस्टर सफदर ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि जिस दौरान वो उनसे मुलाकात करते रहे यानी जिस दौरान उनके साथ बैठे थे उस वक्त भी इमरान खान के आँख से आंसू बह रहे थे और वो टिश्यू से उसे साफ कर रहे थे। उनका कहना था कि 16 फरवरी से चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 फरवरी से पहले पानी का मुआयना कराया जाए, बच्चों से मुलाकात की जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब 3 माह से जो खुद हमारे सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ने कह रहे हैं कि बानी तहरीक कह रहे थे कि उनकी नज़र में कमज़ोरी है, शिकायत के बावजूद सुप्रीम जज साजिद महमूद है कोई, उसने कहा कार्रवाई नहीं की। उनका ये भी कहना था कि इलाज और इंजेक्शन के बावजूद बानी तहरीक की आँख सिर्फ 15% काम कर रही है। इस तरह यकीनन एज के साथ नाउ 73 दांतों का मुआयना कराने का उन्होंने कई बार कहा लेकिन डॉक्टरों ने मुआयना नहीं किया। उनके मामूलात भी बताए गए जिसमें ये तक बताया गया कि 9:45 बजे नाश्ता करते हैं, 11 बजे कुरान पढ़ते हैं, 1 बजकर कोई गुस्ल करते हैं, फिर चहलकदमी करते हैं, फिर खाना कब खाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि ये कहा गया कि शाम 5:30 बजे से रात 10 बजे तक काल कोठरी में रहते हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर कोठरी में रहते हैं क्योंकि मुझे इत्तफाक रहने का हुआ है कि कोठरी कितनी बड़ी होती होगी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जनाब हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं और हम सेहत का मसला है, हम उनसे कोशिश करेंगे कि तमाम जो शिकायतें उनकी दूर किए जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस का एक रिमार्क बड़ा अहम था कि तमाम कैदियों को जो सहूलात मिलती हैं वही सहूलियात जो हैं बानी तहरीक को भी दी जाएं। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब हैं, खान साहब के बड़े सीनियर लॉयर, करीबी लॉयर। शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। आज आपने रिपोर्ट पढ़ी गई होगी और मैं अगर तफसील से रिपोर्ट बताता तो शायद इतना वक्त नहीं रहता आपको बात की जाए। लेकिन अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब जब ये कहते हैं कि बानी तहरीक के साथ वही सहूलियात दी जाएं जो एक आम कैदियों को मिलती हैं, कोई ख़ास न मिले, तो उनसे भी तो सवाल किया जा सकता है कि आप जो है वो प्रोटोकॉल क्यों लेते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी और एक आम आदमी की, वकील की, दीगर ज़िंदगियों की में क्या फ़र्क है? फिर आप लोगों को जब पेंशन 10-10 करोड़ की मिली जाती है और मैं एक जानता हूँ बेचारा केएमसी का मुलाजिम जिसको 2 साल से कोई 30,000 की पेंशन नहीं मिली, तो उनके ये रिमार्क्स मुझे बड़े अजीब से लगे चौधरी साहब। वैसे चौधरी साहब से मैं राब्ता कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि आज फ्रेंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर सफदर ने मुलाकात की थी, तफसीली मुलाकात की थी, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आए थे और उनका ये कहना था कि मैं रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहूँगा। और आज रिपोर्ट जो ख़ास तौर पर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने दी है, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़ास तौर पर आँख की बड़ी शदीद प्रॉब्लम है। मुझे एक ब्रेक की तरफ आऊँगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर फैसल चौधरी के पास आता हूँ। जी हाँ, कई माह से जो बानी तहरीक की मुलाकात नहीं कराई जा रही थी, उनके बारे में ख़बरें आ रही थीं, ख़ास तौर पर उनकी बीमारी के हवाले से, आँखों में तकलीफ़ के हवाले से, और फिर उन्हें पेम्स अस्पताल भी ले आया गया। बहरहाल कोई फ्रेंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर सफदर ने कल मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर लॉयर, बड़े करीबी रहे हैं। चौधरी साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें चौधरी साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मुलाकात के दौरान भी इमरान खान साहब की आंखों से पानी बह रहा था, टिश्यू से साफ़ कर रहे थे, और फिर रिपोर्ट में कहा गया कि दाएं आंख से नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया है। सुप्रीम जेल से शिकायत की गई, उनका इजाज़ा नहीं किया गया। फिर ये भी मुझे मालूम हुआ कि शाम 5 बजे से
सुबह 10 बजे तक काल कोठरी में रखा जाता है, 10 कैमरे निगरानी करते हैं, और ये भी कहा गया कि अब आग का इलाज जेल में नहीं हो सकता। जी फैसल चौधरी साहब। देखिए, इमरान खान साहब की ये जो मसला है ब्रिजवी साहब, ये काफ़ी पुराना है और इसके मैं बहुत जब मैंने शोर मचाया कि ये जेल के अंदर इसकी भी सहूलत नहीं है, ना उनके दाँत की बीमारी का इलाज है, ना कान की बीमारी का इलाज है, वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट चाहिए और वो जो मशीनें या वो जो इलाज है, वो जेल के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। उसको जो है गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, गवर्नमेंट ने इसको लंबा किया और जिसका शख्साना ये है कि इमरान खान साहब की जो एक आँख की 85% बनाई चली गई। जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, मैं कंपैरिज़न में नहीं जा रहा, लेकिन उनके साथ कुछ होने से पहले उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे तो अनफॉर्च्यूनेटली शहबाज शरीफ और मियां मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की जो सेहत है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया है। और आज भी मैं समझता हूँ कि 16 जनवरी की जो डेट है वो लंबी है। आज की रातों रात जो है बोर्ड बनाना चाहिए, उसमें उनके ज़ाती मुआलजीन जो हैं उनको भी शामिल करना चाहिए और इमरान खान साहब का मुआयना करने के बाद कल ही वो जो उनका ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए और जो भी हॉस्पिटल है उसमें लेके जाना चाहिए। तो जब एक बात मेरे लिए सॉरी टू से, अब तो खैर असल तो चीफ आइनी कोर्ट ही बड़ी है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। उनके चीफ ने जो ऑब्जर्वेशन दी कि उनको वही सहूलियतें दी जाएं जो तमाम कैदियों को दी जाती हैं। यानी एक तो खैर वो ये ठीक है कि बहुत बड़े खिलाड़ी, एक पार्टी के लीडर, साबिक प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस साहब से भी तो पूछा जा सकता है आपको आपको जो प्रोटोकॉल मिलता है वो एक वकील और दूसरे जज को क्यों ना मिले। आपको जो पेंशन 10-10 करोड़ की इकट्ठी मिल जाती हैं, और यहाँ मैं देखता हूँ एक बेचारे मुलाजिम की 3-3 महीने की 30 हज़ार की पेंशन नहीं मिल जाती। तो ये जो रिमार्क्स थे ये आपको गैर मामूली नजर नहीं आए? गैर ज़रूरी ज़रूर है और गैर मामूली तो नहीं है, गैर ज़रूरी है। अपने फैसले लेने चाहिए जजेस को और इस किस्म के ऑब्जर्वेशन से परहेज करना चाहिए और कानून के अंदर जो है ये प्रोविजन भी मौजूद है और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और सुपीरियर क्लास प्रिजनर है और सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को एक सर्टेन फैसिलिटीज जेल मैनुअल और जेल रूल्स के तहत दी जाती हैं। वही फैसिलिटीज उनके पास है, कोई उनकी लिविंग कंडीशंस के ऊपर भी आप रिपोर्ट पढ़ ले, कोई खास उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही। वही फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हक है। उनको कोई एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। उनकी लिविंग कंडीशंस तो इतनी पैथेटिक है रेलवे साहब के आप उनकी हेल्थ को इशू हो गया है। यानी इतनी नागुफ्ता बेस्ड सिचुएशन में जो राइट टू लाइफ है वो थ्रेट हो चुका है। यानी उनकी जिंदगी को खतरा है। ये जो चीजें आप कर रहे हैं, यानी वो बता रहे हैं कि इतने अरसे से वो जेल अथॉरिटीज को बता रहे हैं, बट जेल अथॉरिटीज ने उनको सीरियस नहीं लिया उनकी शिकायत को, विच इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स। ठीक है ना, इसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यानी जो वहां पे हुआ है और इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे तो है। और इसमें इसमें आप जो समझते हैं कि उनके जेल मजीद कोई अथॉरिटीज की जो कोताही है। बैरिस्टर सफदर हैं, फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, कोई नई टर्म मैंने सुनी है, उन्हें ही भेजा गया है। आखिर जो बानी तहरीक कहते रहे हैं कि शौकत खानम के किसी डॉक्टर को या कोई और, उनको जो आमतौर पे यही कहा जाता है कि डॉक्टर वो हो जो मरीज जिसके लिए कहे। ये तो कहीं कहीं भी नहीं होता कि एक आप किसी भी डॉक्टर को किसी भी मरीज को कहने जी यही देखेगा आपको। तो ये आप समझते हैं कि कोई अब अदालत में जाना पड़ेगा इसके लिए क्या? देखिए, अमाइकस क्यूराई कहते हैं इसको, नॉर्मली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। वो कोई नई बात नहीं है और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इस केस में जो है वकील भी नहीं थे, वो लतीफ खोसा साहब थे। आपको याद होगा कि आजम रजी तारड़ साहब को अमाइकस क्यूराई बनाया गया था, वो नवाज शरीफ साहब के वकील थे। एक ही केस में अमर फारूक साहब को वो जजमेंट है, जब एहतसाब के उनके वो केस चल रहे थे, तो वो वहां पे गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है जिसको सेकंड किया है जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में। आज चीफ जस्टिस के जो मैं पढ़ा था रिमार्क्स से कि उन्होंने कहा है कि वो दोनों रिपोर्ट्स एक जैसी हैं, यानी वो जो हकायक सलमान सफदर साहब ने बयान किए हैं, जेल सुपरिटेंडेंट की जो रिपोर्ट है वो भी उसको सेकंड करती है। तो ऐसी सूरत में देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासत का वक्त नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत अवलीन तरजीह है, हमारी पार्टी के लिए भी होनी चाहिए और हुकूमत के लिए भी होनी चाहिए और उसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। और फौरी तौर पे जो है उनको जो ट्रीटमेंट है, जो रिक्विजिट ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए विदाउट डिले। कोई राइम और रीजन नहीं है उसकी डिले करने में।
कोई वजह ऐसी लीगल वजह कोई पाबंदी नहीं है और इमरान खान साहब की सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं है। सियासत जो है वो भी होती रहेगी, वो मामलात अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन उनकी स्पीकिंग फॉर एज़ अ फ्रेंड ऑफ इमरान खान, एज़ अ हिज़ वर्कर, और मैं उनका पुराना वकील भी हूँ, तो मेरी सबसे गुज़ारिश ये होगी, 10% गुज़ारिश ये होगी, इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट पे किसी किस्म की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक़्त अवलीन तरजीह उनको जो उनका इलाज इसमें दो मुआवजा है, दो उनकी दो सेहत बातें है। बड़ी अहम हैं और बहरहाल वो दो बातें सुप्रीम कोर्ट में भी गई। एक तो ये खुद फैसल चौधरी सॉरी बैरिस्टर सफदर कहते रहे कि जिस दौरान मुलाकात रही उनकी आंख से पानी बहता रहा, टिश्यू से साफ करते रहे। दूसरा उनका ये भी कहना है, शायद थोड़े अरसे मुझे भी जेल में जाने का इत्तफाक रहा है, कि आमतौर पर वैसे सुप्रीम जेल से ही कहा जाता है या उसके डॉक्टर से कहा जाता है करें। वो कहते हैं कि उन्होंने कई बार सुप्रीम जेल जो शायद गालिबन साजिद महमूद हैं, कहते हैं जी बड़े सख्तगीर कोई सुप्रीम बनाए गए हैं, और उनसे भी कहा शिकायत, लेकिन उस पर उन्होंने कान नहीं धरा, उसका इजाला नहीं किया गया, मुआयना नहीं कराया गया। तो ये तो इसके बारे में क्या कहूँ मैं चौधरी साहब? जी फैसल चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा कि जो रिपोर्ट दी गई है बैरिस्टर सफदर की जानिब से, उसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि निगरानी के लिए 10 कैमरे हैं, 100 किताबें हैं, 2 सेब हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि बानी तहरीक की आँख तकरीबन 30% क्या, एक आँख ने बिल्कुल जो दाएं हाथ की है काम करना ही बंद कर दिया है, और अब जो है कम से कम इसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं होगा। बेटों से टेलीफोन की मुलाकात का तो इजाज़त दी है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी कि वो जो उन्हें वीज़ा नहीं मिला कि आखिर बेटे क्यों मुलाकात नहीं कर सकते। आपको इल्म है कि बानी तहरीक कोई अब तो 3 साल होने को आ रहे हैं, जेल में है, और फिर उनको ये भी दिया गया है। फैसल चौधरी साहब, मैं किसी बहुत मोहतात आदमी के जैसे मैंने कहा कि जब हम क्या कराची जेल में होते थे तो बड़े ये मुमताज़ भुट्टो और पीरजादा, इनको अलग बैरकें मिली थी, बंगले मिले हुए थे, शाम को भी घूमते फिरते थे। इसमें यह कहा जा रहा है कि शाम 5:30 बजे से सुबह 10 बजे तक उन्हें कोठरी में रखा जाता है। जी ये सब सुना आपने? मेरे ख्याल है फैसल चौधरी साहब आप तक आवाज़ नहीं आ रही है। आपके एंड पे शायद कोई नेटवर्क का इशू है। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो मुझे फ़ोन कॉल पे ले लें, हाँ हाँ, ऐसे ही आसान हो जाएगा। अब आवाज़ सही आ रही है। चौधरी साहब ये बताएं कि अब इस रिपोर्ट के बाद फौरी रद्द-ए-अमल आपका क्या होगा? आपने इंसानी बुनियादों पर कहा है, लेकिन सियासत बड़ी रेलवे साहब, मुझे सब आपकी आवाज़ बहुत बहुत कट के आ रही है ठीक और है। मैं समझ नहीं पा रहा जरा आपकी हम सवाल आपको को। मुझे टेलीफोन पे फ़ोन लेते हैं कॉल चौधरी पे साहब, अगर आप ले लें। आपको टेलीफोन पे लेता हूँ चौधरी साहब। जैसे मैंने कहा कि आज जो बैरिस्टर सफदर, बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहकर एक मुतबर वकील यानी बैरिस्टर सफदर को बानी तहरीक के बाद भेजा। कल 3 घंटे मुलाकात रही, उनकी रिपोर्ट आई, और अभी तक रिपोर्ट की जो तफसीलात आई हैं वो भी स्क्रीनों पर, मेन स्क्रीनों पर आती रहीं। तो चौधरी साहब, ये जो बहुत ही तफसीली रिपोर्ट आई है, एक एक नुक्ता मैं कई बार कह चुका हूँ, इसके बाद क्या स्टेप होगा पार्टी का या उनके वकीलों का? जी मुझे ऐसा आप रिपीट करेंगे अपने सवाल को, बराए मेहरबानी। मैंने कहा ये रिपोर्ट तो आ गई और उन्होंने 2 अहकामात भी जारी किए। एक तो बच्चों से बात कराई जाए 16 फरवरी तक, उन्होंने ये भी करा कि मुआयना कराया जाए, लेकिन ये वादे नहीं किया कि मुआयना कौन करेगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि उन्हें वो तमाम सहूलियात दी जाएं जो आम कैदियों को मिली जाती हैं, कोई ख़ास रियायत ऐसी नहीं दिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, बात यह है कि जो मुआयना है वो तो डेफिनेटली बोर्ड करेगा ना, कि जिसमें स्पेशलिस्ट होंगे और उनके अगर पर्सनल मॉलिजीन जो है, हुकूमत को खुद भी कोई होश के नाखुन लेने चाहिए। जब अदालत ने कह दिया है तो वो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब की
एक यकीन दहानी भी आई है, तो दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली। और इसको जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इमरान खान साहब की सेहत से खिलवाड़ करें। उनके जितने मौलवीन हैं जाती अगर वो होंगे तो उस पर सबका इत्मीनान होगा। यही अब पार्टी का जो लायमन है वो तो ज़रा जुडिशल जो सलमान सफदर साहब ने बताया वही एक तरीक़ेकार है। बाकी मैंने अर्ज किया कि आप सियासत से कुछ नहीं हासिल होने वाला। इस चीज़ को जो है सीरियसली लेके अगर आप कहें कि हम मेडिटेशन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उससे इमरान खान साहब की सेहत से जो लाहक खतरात है वो कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। बेहतर यही है कि फौरी तौर पे इंडल्ज होके तो उनको जो है इलाज मुआवजे के लिए शिफ्ट किया जाए और बेहतरीन जो डॉक्टर अवेलेबल हैं उनसे उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। ये रिक्वायरमेंट लॉ की भी है, आइन की भी है और यही मतवा नजर है और इस पर डिले न किया जाए। 16 फरवरी बड़ा दूर है, उनकी बच्चों से भी बात फौरी तौर पर सुबह कराई जाए और उनका जो मुआयना है वो बोर्ड भी आज बना देना चाहिए डॉक्टरों का, जाके जो मुआयना करे और उनकी सूरत हाल को देखे बड़ी करीब से। चलिए अभी ये जो बैरिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि बानी तहरीक ने कहा कि अक्टूबर 2025 तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब ये जो बात इतनी सीरियस हुई है 6 माह के दौरान, पता नहीं आपकी कब मुलाकात हुई होगी या जो आखिरी मुलाकात हुई होगी, तो उस वक्त उनकी सेहत ख़ास तौर पर आँख और दांत जो इशू बता रहे हैं, उस वक्त यही सूरत हाल थी क्या? नहीं, वो असल में ये वो ही कह रहे हैं कि उनको शिकायत थी पहले से। मेरे साथ उनकी खुद बात होती रही और मैंने जेल अथॉरिटीज को कहा कि आप इसको सीरियस लें, नॉन सीरियस नहीं लें। तो उन्होंने जिसको सीरियस ले लिया तो अक्टूबर में फिर वो बिल्कुल ही एकदम बिनाई जो है वो बंद हो गई। वो प्रॉब्लम तो हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ना जी, अथॉरिटीज की भी, कि उन्होंने इसको इग्नोर किया, प्रोलॉन्ग किया। इसकी जो इलाज होना चाहिए था टाइम से वो नहीं किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ये आज मामला हुआ है। कि अक्टूबर में तो बिल्कुल वर्स्ट हो गया ना जी। पहले शिकायत तो पहले भी थी, दांत का दर्द भी था, एक नेकलेस होती है जो कान में वीजिंग होती है और एक ये आंख का प्रॉब्लम। ये तो उनको 1 साल भर से मैं समझता हूँ कि हुआ है और तब भी हम इनसे कहते रहते थे। मैं जब वहाँ पे नहीं था तो मुझे उसके बाद नहीं पता कि क्या लीगल टीम ने या उनकी फैमिली ने कुछ इसमें कोई खुशबू वजू के साथ जो कि करना चाहिए था किया, ये नहीं मुझे उसमें मालूम हूँ मैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे था तो मेरी तो रोजाना तकरीबन ऐसा जेल अथॉरिटी से मैंने बड़ा एम्फेसिस किया कि देखिए आप इमरान खान साहब की सेहत से ना खेलें और फौरी तौर पर वो ट्रीटमेंट दें जो कि जेल हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं है। तो जेल में जब आपके पास फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल में तो फिर आप क्यों इसको जो करते हैं डिले क्यों कर रहे हैं? तो डिले की वजह से ही ये सारा मामला हुआ है। ठीक है फैसल चौधरी साहब, ख़ास शुक्रिया आपका कि जो बैरिस्टर सफदर ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के खुद अगर एक एक आप नुकात को नुक्ते को देखें तो उस वो बहरहाल तशवीशनाक हैं। जब उनका ये कहना कि दाएं आँख से नज़र आना बंद हो गया है, रिपोर्ट ने मुआयना नहीं कराया और शाम 5 बजे बंद कोठरी में कर दिया जाता है, 15% आँख काम कर रही है। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि ठीक है सियासी इख्तलाफात होते हैं, जेल जाना भी सियासतदानों का एक दूसरा घर हो कहलाया जाता है, लेकिन बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात जो पार्लियामेंट में भी है और बाहर भी है, उसके कायद को अगर इस तरह की तकलीफ़ है तो हुकूमत को इस पर सियासी स्कोरिंग के बजाय फौरी तौर पर आला सतही और वो भी खुद उनके मशवरे से उन डॉक्टरों का मुआयना करवाना चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, बहरहाल इस रीजन, इस खत्ते, बल्कि कई एतबार से तो लोग कहते हैं कि चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी बड़ा अहम है जो बांग्लादेश में 13वें इंतखाबात हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो कहें बात ये है कि ये बानी जमात यानी अवामी लीग के बग़ैर हो रहे हैं। उसका मैं तारीख़ में नहीं जाऊँगा, नवीद मुश्ताक के पास चलता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नवीद, ये जो इलेक्शन हुए हैं अहम केस में अवामी लीग नहीं होगी। दूसरी बात ये कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं तसादुम ना हो, महाजराई ना हो, तो अभी तक आप ये बताइए कि पूरे तौर पर पुरअमन हुए पूरे बांग्लादेश में इलेक्शन? जी, जी, इलेक्शन बिल्कुल कंप्लीट और लगभग ये जो मतलब कि वोट काउंटिंग वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी प्रीमियर चैनल्स लाइक शोमा टीवी एंड अदर टेलीविजन चैनल्स पर वो रिजल्ट देना जारी है।
और यहाँ देखा जा रहे हैं कि ढाका के आउटसाइड मतलब कि पेरिफेरल एरियाज से बीएनपी आगे है बट इन ढाका द सिचुएशन इज नॉट द सेम। यहाँ पर जमात इस्लाम और बीएनपी के दरमियान बहुत सख्त कंपटीशन है। For example, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, who is BNP Secretary General, उसके बारे में हम सुने थे कि maybe he is very weak on his constitution, लेकिन फिर हमें पता चला on from RTV and other sources कि he won on 8 seats already. फिर तारिक रहमान he is already on a winning position and देखा जाए तो बाकी के जो भी रहनुमाएं समझ हैं में नहीं आया BNP बंगाल से में। all are in a good position, but Mr. Naveed, Mr. Naveed, I specifically I want to know that it is I think it's a one-on-one competition between Jamaat Islami's friends and National Party. यहाँ हसनत कुमिल्ला 4 सीट पे कुमिल्ला 4 it is won by Hasnat Abdullah Jabidwar said and Bogura 4 4 यहाँ BNP आगे है more than 4,000 वोट No. कुड़ीग्राम 2 यहाँ Naveed, जमात इस्लाम do you, आगे है। Naveed, जी। do you think that BNP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से उभर सकती है या कोई मेजॉरिटी नहीं ले सकेगा? आई थिंक अगर इस तरह सब कुछ सही रहे देन मे बी बीएनपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर ये सही चलता रहे तो डेफिनेटली बीएनपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट बट स्टिल नाउ इट इज अ वेरी टफ कंपटीशन। Still now it is a very tough competition. Jamaat Islami, how is it this position? It is if it will be a second largest party after BNP? See, second largest party. It is the second largest party. Second largest party के तौर पे ये सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ एनसीपी वो भी सामने आ रहे हैं। तो अगर बीएनपी अगर हुकूमत कायम कर भी ले तो ये जाहिर सी बात है कि इन द नेशनल पार्लियामेंट वो उन्हें एक टक्कर के मुकाबला मिलने वाली है फ्रॉम जमात इस्लाम एंड फ्रॉम एनसीपी। नवीद, एक ख्याल ये क्या रहा था कि यानी ये ओके जमात इस्लामी ओके, लेकिन जो स्टूडेंट थे यंग्स थे वो बहुत पॉपुलर उनकी मूवमेंट थी और उन्होंने हसीना को गिराया, लेकिन इलेक्शन में उनका कोई मेजर रोल नजर नहीं आ रहा। आइदर दे आर आल्सो कमिंग इन ए बिग वे। जी, आपको एक चीज यहाँ मैं ऐड कर दूं। एक्चुअली ये जो स्टूडेंट जो रेवोल्यूशन जुलाई अगस्त रेवोल्यूशन इट वाज एक्चुअली लेड बाय नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और हम ढाका में बात कर रहे थे नवीन मुश्ताक से, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका वह कहना तो यही है कि नेशनल पार्टी जो खालिदा ज़िया की है, जिनके साहिबजादे एक तवील जलावतनी के बाद आए हैं, वो एक बड़ी पार्टी की हैसियत से इस वक्त बेशतर पोलिंग स्टेशन में आगे है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से उभरेगी। हम दोबारा टेलीफोन पर रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जी नवीद, नेट इशू आ रहा है। आपको इल्म है कि ये 13वें इंतखाबात हैं और इसमें सबसे अहम बात यह है कि पहली बार ये बग़ैर बानी यानी अवामी लीग के हो रहे हैं। शेख हसीना वाजिद कोई 16 साल पावर में रहीं और उनका आखिरी दौर तो इंतहाई सफ़ाकाना, इंतहाई बर्बरियत का था और फिर उसके रद्दअमल में तलबा की एक ऐसी अज़ीमुश्शान तहरीक चली कि जिसके जवाब हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा। बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारे यहाँ 3 बड़े जो इस रीजन के मुल्क थे, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, यहाँ जो सिविलियन डिक्टेटरशिप आई उसने भी कोई कम सितम नहीं ढाए। आमतौर पर हम फौजी डिक्टेटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, ख़ास तौर पर बांग्लादेश जिसने बड़ी तवील जद्दोजहद की यानी मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में। और ये भी हकीकत है कि बांग्लादेश के क़याम में इंडिया का मेजर रोल था, क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल साथ साथ थे। जब फौजी ऑपरेशन हुआ
तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान चले गए, जलावतन हुकूमत बनी। हमारे 93 फौजी जो है वो 93,000 सरेंडर करना पड़ा, लेकिन कोई कोई कहता है 10 लाख 20 लाख, लेकिन बहरहाल बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। और फिर बंगला बंधु जो निजात दहिंदा थे, बदकिस्मती नहीं देखें कि वो चंद साल बाद ही इतने गैर मकबूल हो गए कि उन्हें फिर जब कत्ल किया गया या उन्हें हलाक किया गया तो ढाका में उनकी लाश कोई 48 घंटे तक, जी हाँ सॉरी टू से, पड़ी रही और फिर फौजियों ने उनको दफनाया। उसके बाद फिर जनरल ज़िया आए, फिर 2 पार्टियां आती रहीं इन 50 साल के दौरान, अवामी लीग और नेशनल पार्टी। लेकिन मैंने कहा ना कि आखिर में जो कुछ किया हसीना वाजिद ने अपने रूल में, उसके बाद आज वो पार्टी, उसका वजूद ही नहीं है। लेकिन मैं आप समझते हैं नवीद के किसी भी सतह पे प्रो इंडिया या प्रो अवामी लीग कोई एलिमेंट है, या कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी कोई मार्जिनल सपोर्ट है? 5, 10, 20 सीटें ये ले पाएंगे? मैं इस बात को आपको थोड़ा हूँ। एक्चुअली BNP by nature is actually anti-Indian in nature because BNP is composed of almost 90% East Pakistan Muslim League, then Haqqani NAP, कम्युनिस्ट के वो लोग जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ थे। इन तमाम लोगों को इकट्ठा करते हुए जनरल जियाउर रहमान हिलाल उन्होंने BNP फॉर्म की। And this is actually, so you can say that it has born from the Muslim League itself, Muslim League East Pakistan. So by nature it is anti-Indian in nature. BNP के वोट बैंक मतलब ही वो लोग जो लोग इंडिया को पसंद ही नहीं करते। बांग्लादेश का ऑलमोस्ट मोर देन 95% पॉपुलेशन इंडिया मुखालिफ है, और इस वजह से ही BNP पॉपुलर है। आफ्टर जियाउर रहमान, मोहतरमा खालेदा जिया बिकम द आइकॉन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एंड नाउ इट इज तारिक रहमान। बात अगर आप करें जमात इस्लाम की, तो जमात इस्लाम ने खुद बताया कि अमीर जमात ने खुद बताया कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू रिस्टोर द कम्युनिकेशन विद इंडिया। इनफैक्ट जो नेबरिंग कंट्री का जो लिस्ट जमात इस्लाम के जो नेबरिंग कंट्री का लिस्ट, वहां पाकिस्तान नहीं है, वहां इंडिया है। So BNP want a balanceable relationship with everyone and a very good relationship with Pakistan. नवीद, आप क्या ये बताएंगे कि जमात इस्लामी का द रोल ऑफ जमात इस्लामी इन 1970 इज वेरी कंट्रोवर्शियल? Actually, they were pro army. Exactly. They take a very major role. Now, this Jamaat Islami is different from that Jamaat Islami of 70s. डेफिनेटली आप किसी भी बंगाल से पूछ ले कि आप क्या समझते हैं, तो वो यही कहेंगे कि मौलाना मतीउर रहमान निजामी साहब और अमीर जमात, फॉर्मर अमीर जमात गुलाम आजम साहब के दौरान जो जमात इस्लामी रहा करते थे, वो ये बिल्कुल ही नहीं है। कायदे कानून हर चीज से ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। सो दैट्स वाई कि जो लोग मतलब कि एंटी इंडियन इन नेचर है, उनका फर्स्ट फेवरेट पार्टी इज BNP एंड नेक्स्ट पार्टी इज जमात इस्लामी। बट द प्रॉब्लम इज कि वी आर एस्टोनिश्ड कि इस वक्त जमात इस्लामी ये कह रहे हैं कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रिस्टोर द रिलेशनशिप विद इंडिया रेदर देन विद एनी अदर नेशन। लेकिन मैं फिर आपसे पूछ लूं, अब आई थिंक इलेक्शन इज मिड में है, जो रिजल्ट अब तक आ रहे हैं उसमें आप समझते हैं कि BNP विल कम अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, या उन्हें कोलिजन बनाना पड़ेगा जमात इस्लामी से? जी या यही हम समझते हैं कि BNP विल फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन बात यह है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन जमात इस्लाम एंड BNP। इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि BNP is not going to form the government. BNP is going to form the government. There is no doubt about this matter. लेकिन बात यह है कि what will be the difference between BNP and जमात। और एक मुश्किल वाली बात BNP के लिए यह भी है कि ये जो न्यू जनरेशन है वो आप मतलब कि NCP, वो लोग अब जमात इस्लाम के साथ है, जबकि उन्हें BNP के साथ रहना चाहिए था। So they will be a very good kind of, मतलब कि बहुत ही सख्त और ताकतवर कॉम्पिटिटिव बनेंगे BNP के लिए। लास्ट क्वेश्चन इज, वो जो पॉपुलर सुनामी आया था यंग स्टूडेंट का,
क्या उनके 5, 10, 15 सीटें उनकी जी जी मिलेंगी उन्हें? 5, 10 सीट? एनसीपी के मोस्ट ऑफ द अबाउट एनसीपी जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि हाँ, कुछ सीटों पे तो वो लोग बहुत ही कामयाब हुए हैं। फॉर एग्जांपल नाहिद इस्लाम, हसनत अब्दुल्ला, दे विन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो एनसीपी डिड वेरी गुड इन सम ऑफ देयर सीट्स, देयर इज नो डाउट। लेकिन आखिर तक हमें इसलिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये कंपटीशन जारी है बिटवीन बीएनपी एंड जमात इस्लाम। एनसीपी ओके। इज नॉट द फैक्ट, इज जस्ट बीएनपी एंड जमात इस्लाम। थैंक यू नवीद, थैंक यू नवीद। आपको इल्म है कि मैंने कहा ना, इस रीजन के एतबार से बड़ा अहम इलेक्शन है, क्योंकि ये ख़ास तौर पर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है कि एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट ढाका में कायम होगी, जो एक लिहाज से पपेट रही है 5 दहाई तक। चाइना भी इसको बड़ा फॉलो कर रहा है, उसके लिए भी बड़ी अहमियत है, और हाँ, हमारे लिए भी अहम है, और आपने वो डेवलपमेंट देखे होंगे भी। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।